सो हेलो ऑल द फार्मा वॉरियर्स, इट्स मी देवांश। ओके, सो आज हम जानने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट हमारा जो कि है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, सो उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एंटी हिस्टामिनिक्स। सो एंटी हिस्टामिनिक्स, अब नाम से ही पता चल रहा है यार कि एंटी हिस्टामिनिक मतलब क्या होता है। वो सारे ड्रग्स, वो सारे एजेंट्स ओके जो कि हमारे हिस्टामिन के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जानेंगे स्लाइटली कि हिस्टामिन क्या होता है ना। देखिए, आप एंटी हिस्टामिनिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लीजिए। एंटी हिस्टामिनिक्स आर दोज एजेंट्स और दोज ड्रग्स विच आर एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। अब फोर्थ सेम फार्माकोलॉजी में पढ़ के आ रहे हैं एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्ट वो सारे ड्रग्स होते हैं, वो सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एंटागोनाइज कर देते हैं, मतलब किसी भी रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देते हैं, उसे एंटागोनाइज कर देते हैं, या हम इसको ईजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, चल तो क्या करते हैं, ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये हिस्टामिन रिसेप्टर के यानी हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिस्टामिन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानेंगे। हिस्टामिन इज अ केमिकल और हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, स्वेलिंग, ईचिंग और रैशेस। अच्छा, ये जो अभी हमने आपको सिम्टम्स बताए, पेन, स्वेलिंग, ईचिंग और रैशेस, ठीक है, ज़रा याद करो जो पैथोफिजियोलॉजी अपन सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन करके अपन ने एक वर्ड पढ़ा रहा है, एक टर्म पढ़ा रहा, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन के अंदर हमने ये सारे वर्ड्स सुने रहे, पेन, ईचिंग, स्वेलिंग वगैरह, है ना। और कैजुअली जब भी कभी इन्फ्लामेशन जब होता है हमको, ठीक है, तो हम पेन, स्वेलिंग, ईचिंग, रैशेज सब फील करते हैं, है ना। ठीक है, देखो यार, क्योंकि क्या रहता है कि मान लो मच्छर काटा, ठीक है, तो मच्छर जब काटता है तो उस लेवल पे जो इन्फ्लामेशन होता है वो तो हम टोलरेट कर जाते हैं, लेकिन अगर हाथ जल रहा हो, ठीक है, और या फिर कोई गहरी चोट आई हो, उस टाइम पे जो इन्फ्लामेशन होता है उसको टोलरेट करना वो स्लाइटली हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर पेशेंट है, ठीक है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है जब हाई लेवल का इन्फ्लामेशन हो। ठीक, क्या रहता है कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन होने के कारण के पीछे अभी आपने देखा कि पेन, स्वेलिंग और रीचिंग जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वैसे तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन उन केमिकल्स में से एक केमिकल जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है हिस्टामिन। ठीक है, चल, सो हिस्टामिन इज अ केमिकल और हार्मोन विच इज बाइंड अप विद हिस्टामिनिक रिसेप्टर। पहले ही बोला ये एक ऐसा केमिकल है, एक हार्मोन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारे हार्मोन है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है और उनके हर एक स्पेसिफिक हार्मोन का हर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो हिस्टामिन हार्मोन का भी हिस्टामिनिक रिसेप्टर है। ओके, तो ये बात अपन को भूलनी नहीं है, याद में रखनी है। ठीक है, अब देखो जो हमारे हिस्टामिनिक रिसेप्टर है, ठीक है, कहने को तो फिर ये 4 टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। ठीक है, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर एंड H4 रिसेप्टर। ठीक है, ओके, सो अब क्या होता है कि H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर जो हैं हमारे, ठीक है, ये 2 रिसेप्टर जो हैं ये हमारे होते हैं मेजर रिसेप्टर। ओके, मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो 4 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टामिन जो है हमारा किस पे जाके बाइंड होता है, H1 एंड H2 रिसेप्टर, मतलब पूरे चारों रिसेप्टर में H1, H2, H3 एंड H4 में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मेजर रोल कोई प्ले करता है तो वो है H1 और H2 रिसेप्टर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हिस्टामिन है वो इन दोनों रिसेप्टर पे ही मेजॉरिटी पे बाइंड करता है। ठीक है, चल, सो अब क्या रहता है कि जैसे कि आपको पता ही होगा, फोर्थ सेम में अपन पढ़ के आए हैं, ठीक, कि कोई भी हमारा एजेंट है या फिर कोई भी केमिकल, कोई भी हार्मोन जब रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है तो रिसेप्टर हो जाता है एक्टिवेट। एज अ रिजल्ट फार्मास्यूटिकल रिस्पॉन्स या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हिस्टामिन है हमारा, जब हिस्टामिन एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और एज अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, और एज अ थेरापेटिक इफेक्ट, ठीक है, क्या होगा कि हमको इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इन्फ्लामेशन अगर स्मॉल अमाउंट पे तुम टोलरेट कर भी सकते हैं, लेकिन पहले बोला अगर जैसे ये इन्फ्लामेशन हैवी अमाउंट में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है ना, हाई लेवल पे इन्फ्लामेशन, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको टोलरेट करने के लिए हम क्या देते हैं, बाहर से एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अपन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में पढ़ें, स्लाइड डिटेल लेना चाहेंगे
किस पे? हिस्टामिन पे। क्योंकि जब तक हिस्टामिन हमको प्रॉपरली पता नहीं चलेगा, हमको एक एक बातें पता नहीं चलेंगी हिस्टामिन के बारे में, हम एंटी हिस्टामिनिक्स अगर पढ़ेंगे भी तो उसका स्लाइटली कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमको मेन वर्क किस पे करना है? एंटी हिस्टामिनिक्स में मेन वर्क हमारा क्या है कि हमको हिस्टामिन जो है उसको टोटली कम्प्लीटली ख़त्म करना है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ अपने ड्रग्स रहते हैं वो डायरेक्टली रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स रहते हैं वो इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं। कहने का मतलब कि वो जो सिंथेसिस है, जो सिक्रीशन है हिस्टामिन की, उसको ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे यही देखने वाला है कि हिस्टामिन जो है अपना स्टोर कैसे होता है, उसका रिलीज़ कैसे होता है। तो पहले तो अपन को हिस्टामिन की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए ना कि वो स्टोर कहाँ होता है, वो रिलीज़ कैसे होता है ना। क्योंकि यार देखो, कोई भी अगर विलन को आपको मारना है तो उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हिस्टामिन हमारे लिए क्या है? विलन है। चलो इसका देखते हैं कि ये रहता कहाँ है, ठीक है। अपन ने इसके बारे में जान लिया, ये करता क्या है ना, मतलब गुनाह क्या है इसका, इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है। तो अब अपन जानने वाले हैं कि रहता कहाँ है, मतलब इसकी स्टोरेज। तो हमारी बॉडी में 4 जगह पाया जाता है। और हिस्टामिन में से है क्या, अगर कोई पूछे तो, ठीक है। क्या होता है कि हिस्टामिन हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? इम्यून सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो इम्यून सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? इम्यून सेल, अगर हम आपसे बोले कि इम्यून सेल, तो ये इम्यून सेल वर्ड सुन के एक वर्ड याद आता है दिमाग में, वो होता है अपना WBC, है ना। WBC कहाँ पाया जाता है? ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में क्योंकि अपने बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, मतलब ये उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लड में। जैसे कि हीमोग्लोबिन तो होते ही है, लेकिन उसको लेके RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो WBC जो है अपना इम्यून सेल है, ठीक है। और WBC के ही कुछ पार्ट है, बेजोफिल्स, इजेनोफिल्स, मास्ट सेल्स, ECL, ठीक है, और कुछ हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। सो उनमें ये पाया जाता है, ओके। देखो, ये बात अपन को पता होनी चाहिए कि हिस्टामिन जो है, ठीक है, ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो बेजोफिल्स है अपने, मास्ट सेल्स है अपने, ठीक है, उनमें इनएक्टिव फॉर्म में ये स्टोर होता है, ठीक है। जब CA++ रिलीज होगा, उसका मास्ट सेल के साथ फ्यूज़न होगा, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन के साथ, ग्रेन्यूल्स के साथ जब CA++ का फ्यूज़न होगा, ठीक है, तब ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन जो है एक्टिवेट होके बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब देखो, कोई भी है, हीरो कैसे आता है? कोई भी पिक्चर है, ठीक है, मूवी है, सो उसमें हीरो कैसे आता है? हीरो आता है कैसे कि जब विलन थोड़ा सा हरकतें करेगा, ठीक है, विलन आएगा, अटैक करेगा हीरो पे, हीरो थोड़ा बहुत पिटेगा, ठीक है, उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है, उसके बाद कुछ उसके 2-3 लंगोटिया यार आते हैं, उसके दोस्त आते हैं कि भाई अब फाइट करना है, ठीक है, तेरे को फाइट करना है, हम भी हैं। हमको पढ़ने का मूड कब बनता है? जब हमारे 2-3 दोस्त बोलते हैं, या फिर ऊपर से कुछ प्रेशर रहता है, ठीक है। तो हिस्टामिन भी तब तक रिलीज़ नहीं होता है जब तक उसके साथ कोई हरकत ना हो, ठीक है। कोई भी हीरो है, थोड़ा सा पिटेगा, फिर उसका दोस्त आएगा एक, ठीक है, वो उसको मोटिवेट करेगा, भाई अब तेरे को मारना है, फाइट करना है, ठीक है, इसको इन सबको मार दे, किल हिम, ठीक है। तो तब फिर वो एक्टिवेट होता है हीरो, है ना, ठीक है। सेम ईयर यहाँ पे हिस्टामिन के साथ भी होता है। हिस्टामिन बेजोफिल्स के साथ मस्त एकदम अपना ये जो हैपेरिन है, इसके साथ बॉन्ड बना के इनएक्टिव फॉर्म में रहा आता है, ठीक है। और कहाँ स्टोर रहता है? ग्रेन्यूल्स में। कोई पूछे बेजोफिल्स में कहाँ, मास्ट सेल में कहाँ? उनके जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं, मास्ट सेल्स, बेजोफिल्स हो गए, इनके अंदर अगर आप माइक्रोस्कोपिक इनकी स्टडी करोगे, ठीक है, तो आप पाओगे कि इनमें कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको शोड होंगे ग्रेन्यूल्स। ये बेजोफिल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स हैं, दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ग्रेन्यूल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? हिस्टामिन और हैपेरिन, ठीक है, ये दोनों इनएक्टिव आयोनिक बॉन्ड के साथ पाए जाते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या होता है कि जो सिग्नल्स रहते हैं, मतलब जैसे कोई एंटीबॉडी के ऊपर आके अटैक करता है, बेजोफिल हो गया, मास्ट सेल हो गया, इनकी सेल के सरफेस पे एंटीबॉडी स्टिक्स होती है, ठीक है। और एंटीबॉडी पे जैसे एंटीजन आके अटैक करता है, एंटीबॉडी हो जाती है एक्टिवेट, मास्ट सेल हो जाते हैं एक्टिवेट, ठीक है। और मास्ट सेल के एक्टिवेशन होने के कारण, या फिर बेजोफिल्स जो अपने उनके एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, कि उनके एक्टिवेट होने के कारण ये होता है कि जैसे एंटीजन एंटीबॉडी पे अटैक करेगी, मास्ट सेल एक्टिवेट होंगे, तो ग्रेन्यूल्स पे CA++ का फ्यूज़न होने लगेगा, ठीक है। मतलब जो CA++ है वो अटैक कर देंगे किस पे? ग्रेन्यूल्स पे। और जैसे ग्रेन्यूल्स पे CA++ अटैक करेगा, ठीक है,
वैसे ही अपना हिस्टामीन जो है वो रिलीज हो जाएगा। और हिस्टामीन जो है ये एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, जो कि एंटीजन जो है उसको तबाह कर देता है, ठीक है, बोल रहे ना, उसकी तबाही के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में जो कि एंटीजन को ख़त्म करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब इस बीच क्या होता है कि क्योंकि यार देखो, जो एंटीजन्स रहते हैं और एंटीबॉडीज़ का इंट्रैक्शन रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो भी ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, ठीक है, और जो इम्यून सेल्स हैं वो भी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घमासान युद्ध चल रहा होता है, ठीक है। और इस बीच क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हुआ, वो एंटीजन को तबाह करेगा, ठीक है, लेकिन उसका इतने जल्दी रीअपटेक नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। मतलब जो हिस्टामिन है अपना, उसका इतने जल्दी क्या नहीं हो पाता है, रीअपटेक नहीं हो पाता है। तो रिलीज होता है, वो एंटीजन को तबाह करता है, और इतने में क्या होने लगता है, हमको पेन होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगती है, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया स्टोरेज क्या होती है इसकी, ठीक है। और अब आगे पढ़ेंगे अपन कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि हिस्टामिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसकी सिंथेसिस क्या होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा, आपको दिख रहा होगा हिस्टामिन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इमिडाजोल बना है 4th सेम में, ठीक है, बनाया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इमिडाजोल अपन ने पढ़ के आए हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे एन अटैच कर दो, ठीक है, और अपना 4th पोजीशन पे आप लगा दो CH2 और NH2, ठीक है। अच्छा, नाउ अब देखेंगे सिंथेसिस बहुत इजी है, ठीक है, आराम से याद हो जाएगी। हिस्टाडीन मतलब क्या रहता है, जो हिस्टीडीन अपना रहता है, हिस्टीडीन व्हेन रिएक्ट विद हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज इट गिव्स हिस्टामिन, ठीक है, बहुत इजी है। हिस्टीडीन है अपना, हिस्टीडीन में क्या है, COOH ग्रुप है, ठीक है, बाकी सब सेम है। COO जो है अपना उसको हटा देते हैं, COO कैसे हटेगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगानी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी एंजाइम, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और बना देता है हिस्टामीन, ओके। चलिए, सो जिस चीज़ का इंतज़ार था अपन को, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, ठीक है, क्या कि सिक्रीशन कैसे होती है हिस्टामिन, भाई अगर रिलीज होता है तो होता कैसे है रिलीज, है ना, बहुत जानने का इंतज़ार था यार अपन को, है ना, ठीक है, कि सिक्रीशन अगर होती भी है तो होती कैसे है, जानते हैं सिक्रीशन होगी कैसे, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो लिखा ही हुआ है कि एंटीजन जो है अपना वो IgE एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक बहुत छोटे से एग्जांपल लेते हैं, इन्फ्लामेशन, मच्छर काटते हैं, खुजली होती है ना, खुजली क्या है, एक टाइप का इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, टाइप का इन्फ्लामेशन है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो मच्छर काटा, ठीक है, तो मच्छर ने एक अपना केमिकल रिलीज़ किया। अब हमारी बॉडी के लिए वो केमिकल जो है वो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन मटेरियल है, ठीक है, ओके। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एज अ इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, जो एंटीजन है, अब वो जो फॉरेन पार्टिकल है उससे हमारी एंटीबॉडी लड़ेगी, ठीक है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है, या फिर अननोन जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में होता है, केमिकल सब्सटेंस, उसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है। वो जो फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं हमारी और आपकी भाषा में, इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं, जो बाहर की आई हुई चीज़ है इसको अपन बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल, जो मच्छर ने अपना केमिकल रिलीज़ किया, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल। लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइंस टर्मिनोलॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है, अपन इसको क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। चलो भाई, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी जो इम्यून सेल है, ठीक है, हमारी जो इम्यून सेल है उसके ऊपर होती है IgE एंटीबॉडी। कौन सी बॉडी रहती है, कौन सी एंटीबॉडी रहती है, IgE एंटीबॉडी, ठीक है। क्या रहता है कि जब एंटीजन जो है आएगा हमारी एंटीबॉडी पे अटैक करेगा, ठीक है, कर दिया अटैक। अब यहाँ पे क्या होता है, अटैक करने के बाद जो PIP3 है, ठीक है, वो उसका एंजाइम का कन्वर्जन होता है IP3 एंजाइम में, ठीक है। अब देखो भाई, कन्वर्जन का बहुत बड़ा खेल रहता है, ठीक है। क्या होता है कि भाई अभी तक तो सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अभी तक सब नॉर्मल था, लेकिन होता है ना
कि जब तक सोते हुए शेर को जगाओगे नहीं वो दहाड़ेगा नहीं। शेर की एक आदत होती है, जब तक उसकी आप हरकत नहीं करोगे वो दहाड़ेगा नहीं। और आपने अगर उसकी हरकत कर दी, सोता हुआ शेर जगा दिया, तो अंजाम क्या होता है जानते हैं, ठीक है। देखो तो क्या होता है कि अभी तक सब नॉर्मल था, ठीक है। अब एक एंटीजन आता है बाहर से, फॉरेन पार्टिकल आता है और आईजी एंटीबॉडी पर अटैक कर देता है, ठीक है। अभी तक सब नॉर्मल रहता है, सब सो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक एंटीजन आता है, वह आईजी एंटीबॉडी पे अटैक कर देता है आके। अब आईजी एंटीबॉडी पे जैसे अटैक करेगा तो सबसे पहले एक्टिवेशन के लिए क्या होगा, जो PIP3 है वो IP3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये PIP3 और IP3 एक एंजाइम है, ठीक है। चलो PIP3 क्या है, एक एंजाइम है जो कि IP3 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही PIP3 IP3 में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे वो सीन फील करो, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम जो है, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब याद करो 4th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी, ठीक है, वहाँ पे ये नाम सुना ना अपन ने, फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम, ठीक है। कहाँ पे सुना था, GPCR रिसेप्टर पे सुना था, ठीक है। चल तो यहाँ पे भी सेम केस है कि फॉस्फोलिपेज C एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब इसके एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है, लीड्स इन द एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एज a result there is a fusion of Ca++ with mast cell leads in the secretion of histamine, ठीक है, समझे। तो ये केस था, क्या होता है कि जैसे ही एंटीजन आईजी एंटीबॉडी पर अटैक करता है, PIP3 जो है IP3 एंजाइम में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और इसके कन्वर्जन के कारण फॉस्फोलिपेज C एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जैसे ही फॉस्फोलिपेज C एंजाइम एक्टिवेट हुआ, ठीक है, वो IP3 और DAG इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो Ca++ मतलब जो कैल्शियम आयंस है, ठीक है, उनका मास्ट सेल या फिर जो बोल सकते हो आप बेसोफिल्स जो रहते हैं, ठीक है, उनके साथ इनका क्या हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। उनके ग्रैनुअल्स पे इसका Ca++ का फ्यूज़न होता है और एज अ रिजल्ट हिस्टामिन सिक्रीट होने लगता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में हिस्टामिन सिक्रीट होता है, पेन, ईचिंग, इरिटेशन, ठीक है, और रैशेज जैसे कुछ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में शो होने लगते हैं। और हिस्टामिन का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी भी है। अगर हिस्टामिन का रिलीज़ नहीं होगा, अगर प्रॉपरली हिस्टामिन रिलीज़ नहीं हो पाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, जो एंटीजन है वो प्रॉपरली तबाह नहीं हो पाएगा।